साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। 5 सितंबर का जो दिन है, शिक्षक दिवस बिल्कुल नज़दीक है और शिक्षक दिवस के ये पावन अवसर पर मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और साथियों मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो अपने किसी परिचय की मोहताज नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप हैं श्री सुरेश गोस्वामी जी। आप धौलपुर जिले के पहले ऐसे शारीरिक शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपने सरपंच से लेकर के और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जैसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त किया है। तो हम आज आपके जीवन परिचय से, आपकी उपलब्धियों से जानेंगे कि किस तरीके से जो है आपने सामाजिक जागरूकता लाने में, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में और कई प्रकार के ऐसे इनोवेशन हैं आपके जिनके माध्यम से आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत भी हैं। और साथियों पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर के आप महासचिव भी हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रेरणादायी है। सर मेरा आपसे पहला प्रश्न है, पहले तो मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दे दें एक बार। सबसे पहले तो मीणा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सभी शिक्षकों से मेरी अपील है कि अपने शिक्षा विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो भी हमें दायित्व दिए जाते हैं उनका हम निर्वहन भली भांति करें और उसको कर्तव्य के ऊपर निभाएं। सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर मैं बिल्कुल आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आवाज़ थोड़ी सी अगर हम तीव्र रखेंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छी से सुनाई दे पाएगी। तो थोड़ी सी आवाज़ तीव्र रखें। मेरा पहला प्रश्न है आपसे जी। आपको सबसे पहला सम्मान कब और किससे मिला? जी देखिए, मेरा सबसे पहले मैं 1986 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हेरी में शारीरिक शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ जी। और उसके एक ऐसी जगह पर मुझे पदस्थापित किया गया जहाँ पर बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं थी। बच्चे, थोड़ी सी वर्षा होती थी, छुट्टी करनी पड़ती थी या किसी पेड़ के नीचे बैठ के लोग बच्चे पढ़ते थे। मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं थी उस समय के हालात 1986 में। उस समय राज्य सरकार की ओर से भी इतना बजट नहीं दिया जाता था विद्यालयों में। तो हम सब लोग मिलके, पूरा स्टाफ मिलके हम इस तरह की कोशिश करते थे कि किस तरह हम बच्चों को इस सीमित संसाधनों में अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। इसके लिए हमने कुम्हेरी में प्रयास किए और आज कुम्हेरी का विद्यालय जब मैंने छोड़ा तो ज़िले के बहुत अच्छे विद्यालयों में से, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, जहाँ कोई 1 मिनट बैठना पसंद नहीं करता था, जहाँ पर सिर्फ कांटों के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ पर मैं जब वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ तब खिलते हुए फूल छोड़ के आया। और जहाँ लोग इतना जाकर खुशी महसूस करते थे कि लोगों का वहाँ से जाने का मन नहीं करता था। एक बार जिला शिक्षा अधिकारी जी गए थे, राधेश्याम गुप्ता जी, तो वहाँ तो उनका मन इतना रम गया कि वो कहने लगे कि यहाँ पर ही एक मेरे लिए सुंदर वाटिका बना दिया। ये इतना खुश हुए, प्रभावित हुए। तो साथियों अभी आपने सुना 1986 में कुम्हेरी में विद्यालय जो था वो संसाधनों का जो है पूर्ण रूप से वहाँ संसाधन नहीं थे, अपूर्ण थे। लेकिन सर ने हालात बदलने की ठान ली और उपलब्ध संसाधन जितने भी थे उनके बावजूद खुद स्वयं एक मानवीय संसाधन के रूप में सामुदायिक सहभागिता का एक बहुत बड़ा प्रतिमान स्थापित करते हुए विद्यालय की कायाकल्प किया। तो निश्चित रूप से आपकी जो सेवाएं हैं बेहद सराहनीय है सर। और सर मैंने सुना है कि आपको धौलपुर जिले में हैंडबॉल का जनक कहा जाता है और बच्चों का, आपने कई बच्चों का जो है मार्गदर्शन किया है और इसी वजह से आपको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया है। तो सर आपको हैंडबॉल का जनक कहा जाता है, तो सर क्यों कहा जाता है आपको हैंडबॉल का जनक, थोड़ा अपने बारे में बताएं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हैंडबॉल का जनक तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जब मैं 1986 में कुम्हेरी में पदस्थापित हुआ
तो उस समय हैंडबॉल को कोई धौलपुर जिले में जानता नहीं था। और मैंने हैंडबॉल को कुमेरी में, एक ऐसे गांव में जहां पर कुमेरी विद्यालय पे अपना कोई फील्ड नहीं था, मतलब किसी तरह का खेल मैदान नहीं था, हैंडबॉल नहीं थी, अपने पैसों से हैंडबॉल लाए, अपने पैसों से ही पोल बनवाए, और कभी इस खेत में कभी दूसरे खेत में, अन्य किसानों के खेत में जाकर बच्चों को खिलाने का मैंने संकल्प लिया। मैं बच्चों को खिलाया, सुबह विद्यालय जाता, दोपहर लौट के घर आता, और फिर धौलपुर से 20 किलोमीटर दूर फिर शाम को खिलाने के लिए बच्चों को जाता। तो इस कड़ी मेहनत का ये प्रतिफल निकला कि लगातार जब तक मैं कुमेरी में रहा तब तक जिले में हमेशा विद्यालय की टीम विनर रही। और हमारे ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र नहीं मिला हो हैंडबॉल के खिलाड़ी, हैंडबॉल के खिलाड़ी के रूप। हर घर में हैंडबॉल का खिलाड़ी पैदा किया, और 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी कुमेरी विद्यालय से गए, जो बिना संसाधन के। और जिस मजे की बात तब होती जब हम किसी अभ्यास के लिए किसी किसान के खेत में फील्ड बना के आते, तो वो किसान सुबह ही ऐसा समझता कि कहीं विद्यालय के लिए इसको हड़प तो नहीं रहे हैं, तो वो खेत को जोत देता, हमारी पूरी मेहनत को बेकार कर देता। फिर हम फिर भी नहीं आ रहे, हम किसी दूसरे खेत में बना लेते, तीसरे खेत में बना लेते, क्योंकि अपना कोई फील्ड नहीं था, खेल मैदान ही नहीं था, खेल मैदान नहीं था, हैंडबॉल के संसाधन नहीं थे। अपने पैसों पर निजी स्तर पर आज तो राज्य सरकार की ओर से सारे खेल की सुविधाएं और अन्य सामग्रियां प्रदान की जा रही हैं। उस समय की बात है जब किसी तरह का बजट नहीं होता था, तो अपने स्तर पर मुहैया करा के आप देखिए कि जिले के छोटे से गांव कुमेरी से हैंडबॉल को शुरू किया। वही बच्चे फिर बड़े होकर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तस्लीम हो जाते, तो वहाँ की टीम विनर रहती, या कुछ बच्चे करीमपुर आ जाते तो करीमपुर की टीम विनर रहती। इस तरह से धीरे धीरे ये हैंडबॉल खेल पूरे जिले में फैलता है। आज बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हैंडबॉल के जिले में। देखिए साथियों, शिक्षक यदि चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं मानता, क्योंकि शिक्षक को हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, हमारा देश है, वो जो है संज्ञा देता है। आप सभी जानते हैं क्या संज्ञा देता है, राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देता है। तो सर ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया, और अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपने बच्चों को जिला स्तर, राज्य स्तर और नेशनल स्तर तक जो है बच्चों को पहुंचाया। और घर घर में आज खेलों के प्रति जो रुचि बढ़ रही है। हमारे सबसे बड़ी चीज होती है कि हम खेलों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। देखिए, खेलों के माध्यम से सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, चारित्रिक, हर तरीके का जो बच्चे का विकास होता है वो खेलों के माध्यम से होता है। सर, मैंने सुना है कि आपको जो है सरपंच से लेकर के और महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तक के जो है पुरस्कार मिले हैं। तो सरपंच से राष्ट्रपति तक का जो सफर है आपका, उसमें मैं चाहूंगा कि छोटा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं आप किस तरीके से सफर रहा। जब हमारी पहली बार टीम जिला स्तर पर विनर रही और राज्य स्तर पर ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो हमारे कुमेरी गांव के गांव वालों ने और युवा साथियों ने मेरा सबसे पहले मुझे वहां से मेरा उत्साहवर्धन हुआ। सबसे पहले कुमेरी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विद्यालय में मेरा सम्मान किया, और ये 1999 की बात है। फिर 2000 में मेरा ग्राम पंचायत स्तर पर तत्कालीन सरपंच रामीलाल कुशवाहा द्वारा और ग्रामीणों द्वारा मेरा सम्मान किया गया। 2001 में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए विद्यालय को दी गई श्रेष्ठ सेवाएं, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, चाहे विद्यालय सौंदर्यीकरण, विद्यालय जहाँ उबड़ खाबड़ था उसको हमने एक योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय विकास सौंदर्यीकरण योजना बनाई थी उस समय। उस योजना के तहत हमने विद्यालय को एक सुंदर वाटिका का रूप दिया, जिसके तहत मुझे तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद कुमार जी ने सम्मान किया जिला लेवल पर। वो सबसे पहला मेरा जिला लेवल का पुरस्कार था। उससे मेरा मनोबल बढ़ा और मैं और दूनी ताकत के साथ विद्यार्थी हित में और विद्यालय के हित में लग गया जी। और इसके अलावा मैं सर
सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर को 2003 में राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। जी 2003 में मुझे श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में राज्य स्तरीय अवार्ड से निर्मल चंद जैन तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। अशोक गहलोत जी की सरकार थी उस समय हमें एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। और 2004 में तत्कालीन भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उस समय राष्ट्रपति जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा मैं 2004 में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुआ, जो पूरे धौलपुर के लिए एक तरह पहली बार धौलपुर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार था शिक्षकों के लिए, जो जिससे मैं ही नहीं पूरा धौलपुर जिला गौरवान्वित हुआ। सर वो पल कैसे होंगे जब आप राष्ट्रपति अवार्ड लेकर के आ रहे होंगे। साथियों, मैं ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति यदि मेहनत करता है और छोटे छोटे पग भरते हुए एक लंबी उड़ान भरता है, नेशनल लेवल का जो पुरस्कार होता है, शिक्षक के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से बड़ा पुरस्कार नहीं होता साथियों, और वो सर ने हासिल किया। सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपके पुरस्कार के बारे में सुन के, क्योंकि इनकी जो मेहनत है, इनकी लगन है, उसमें सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, और उसी के बल पर आपने जो है ये पहचान बनाई और ये यहाँ तक के जो पुरस्कार थे। इसके अलावा कई प्रकार के मैं समझता हूँ कि 8 से 10 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पुरस्कार, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुरस्कार, और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार, शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा पुरस्कार, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक की पुरस्कार, और भी कई सारे पुरस्कार जो है मिले हैं। और सर को हमारी जो राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जो शाखा है उसके द्वारा भी जो है शिक्षाविद तेजकरण ढंडिया स्मृति राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023 से भी आप सम्मानित हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर 2023 का पुरस्कार आप सेवानिवृत्त पहले हो गए और आपको डंडिया पुरस्कार 2023 में मिलता है, तो सर मैं मानता हूं कि ये पुरस्कार कहीं ना कहीं आप जो अभी भी आपके अंदर एक शिक्षक है वो जीवंत है। आप मैंने सुना है कि गोस्वामी समाज के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उसके परे आप सर्व समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और उन नौनिहाल प्रतिभाओं खिलाड़ियों को एक अच्छा रास्ता बताने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बेहद सराहनीय कदम है। सर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप सामाजिक सरोकारों से जो कार्यक्रम है इस तरीके से आपको क्यों इनसे जुड़ाव महसूस होता है, क्या मतलब क्या समझ करके आप लोग कोशिश करते हैं कि मैं ये करूं और इस तरीके से समाज में बदलाव आए, तो कुछ बताएं आप इसके बारे में। ये सेवानिवृत्ति के बाद भी मैंने अपने आप को शिक्षा विभाग से और शैक्षिक गतिविधियों से अलग नहीं किया, और मेरा ये रहता है हर पल ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ न कुछ बच्चों के हित में करूं, समाज के हित में कुछ करूं। तो ये सारी मेरी इच्छा है। मेरा घर पर किसी तरह से अपने घर के कार्य में या किसी भी व्यस्तता में मेरे घर वाले बच्चे भी कहते हैं कि आप कहाँ पर, रिटायरमेंट के बाद भी आप पता नहीं कौन सी ड्यूटी पर जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मन घर पर नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं से भी किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी इंसान के लिए कुछ बन सके उतना मैं कर सकूं। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की बात हो, चाहे वो बोर्ड परीक्षा के उन्नयन वाली बात हो, बोर्ड परीक्षा के टिप्स के द्वारा पुरस्कृत शिक्षक फोरम के माध्यम से किताबें बांटने की बात हो, चाहे वो बालिका शिक्षा की बात हो, या स्वच्छता अभियान, या समय समय पर जो भी जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम की आयोजित किए जाते हैं, उसमें जहाँ भी सूचना आती है मैं पहुंचकर अपनी पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी निभाता हूँ। ये मुझे फक्र और खुशी अनुभव होती है, भीतर से मुझे खुशी कि मुझे कुछ कर रहा हूँ समाज के लिए। जी, तो देखिए साथियों, व्यक्ति यदि मन में कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाता है, सर ने बताया था अभी सामाजिक जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी आती हैं, बच्चों के लिए प्रॉपरली समय नहीं दे पाते, अपना छोटा छोटा
त्याग करते हुए बड़े त्याग की तरफ जब व्यक्ति अग्रसर होता है और एक बैरागी और एक त्यागी पुरुष की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ता है, अपना जो परिवार का समय है जब वो समाज के लिए देता है, तो निश्चित रूप से यही जो त्याग है, त्याग की भावना है, वो व्यक्ति को महान बनाती है। और आप ऐसी शख्सियत के साथ हम लोग मौजूद हैं। मैं सर बात करूंगा कि आज के जो क्रांतिकारी युग है, इसमें आदमी साथियों मशीन की तरह पैसे कमाने में लगा हुआ है और इस भौतिकवादी युग में मतलब एक तरीके से बस पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके जो सुपुत्र हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जब शादी का प्रस्ताव आया तो कई दहेज जैसे मामले इनके सामने आए, तो इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी 1 रुपये लेकर के करूंगा और इन्होंने 1 रुपये लेकर के जो है शादी की और समाज में एक संदेश दिया कि हम दहेज विरोधी बने। दहेज का जो है हम लोग समाज में एक बहुत बड़े कलंक के रूप में है। समाज में दहेज बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ रहा है, दावानल की तरह जो है ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरीके से रोका जाए, तो इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं। और इन्होंने अपनी बहू के लिए, मैंने अखबार में पढ़ा था, तो बहू के लिए आपने जो है 15 लाख रुपए की गाड़ी मुंह दिखाई में दी थी। आप उस बहू को बहू नहीं मानते, आप उसे एक बेटी मानते हैं। निश्चित रूप से आपकी जो प्रेरणा है सर, आपने किस तरीके से सोचा, समाज में क्या बदलाव देखते हैं और क्या जो है? ये देखिए, ऐसा है कि 2001 में मुझे गोस्वामी समाज धौलपुर द्वारा गोस्वामी समाज का अध्यक्ष चुना गया और उस समय गोस्वामी विकास समिति के द्वारा एक समिति को हमने रजिस्टर्ड करवाया। उसके तहत मैं ये चाहता था जो चीज़ मैं मंच पर बोलता हूँ लोगों के सामने, वो खुद मैं करके दिखाऊं। पहले हमने गोस्वामी विकास समिति के माध्यम से गोस्वामी समाज के लिए बच्चे अच्छे से अच्छे जिला लेवल पर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया। इसके अलावा निःशुल्क, आज तो गवर्नमेंट दे रही है सारी चीज़ें, लेकिन उस समय बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, उस समय हमने कक्षा 8 से लेकर 12 तक की बच्चियों के लिए निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करवाया बालिका शिक्षा के क्षेत्र में। चाहे वो विधवाओं के बच्चे हों, चाहे भूमिहीन बच्चे हों, उनके लिए हमने छात्रवृत्ति अपने समाज की ओर से प्रदान की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी समाज के हम उस समय क्रांतिकारी कदम शिक्षा के विकास के लिए कर सकते थे, उस समय किए। समाज सुधार के क्षेत्र में मैंने वो लिया था, चाहे वो मृत्यु भोज हो, तो मैं खुद 25 साल से मृत्यु भोज का विरोधी रहा हूँ। मृत्यु भोज में भाग नहीं लेता हूँ, कहीं भी मृत्यु भोज जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, कई जगह हमने मृत्यु भोज को रुकवाया है। जो लोग मानते हैं उनको ये हमने संदेश दिया है, मृत्यु भोज को रुकवाने की हम कोशिश करते हैं। मैं खुद मृत्यु भोज में 20-22 साल से खाता नहीं हूँ और मृत्यु भोज का विरोधी हूँ। इसी तरह से दहेज प्रथा के रूप में भी मैंने प्रण लिया था कि मैं अब ना तो ऐसे घर में अपनी बच्चियों को दूंगा जो जहाँ पर दहेज मांगा जाएगा। अब मेरी तीनों ही बच्चियाँ थी, अच्छे घर में गई हैं और पढ़े लिखे समाज में मेरी बच्चियाँ भी, तीनों ही बच्चियाँ MA BEd हैं। तो मैंने बच्चियों को शिक्षित किया, तो मैंने अपने बच्चियों को भी ऐसे घर में नहीं दिया जहाँ पर दहेज मांगा गया जी। खुद मैंने प्रेरणा ली, खुद मंच पे मैं दूसरे लोगों को संदेश देता था कि दहेज एक बुरी दानव है, मानव जाति के लिए, बालिकाओं के लिए कलंक है, दहेज एक कलंक है। तो उसके ही तहत मैंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पर एक से एक अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन एक सुशील और शिक्षित बच्ची को मैंने ग्रहण किया और सिर्फ 1 रुपये में, जैसा कि आपने सुना है, और शादी मैंने की, जो इसलिए सिर्फ इसलिए कि समाज को एक हम संदेश दे सकें। जी 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 सर, सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए आपके जो प्रयास हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और आज के युवाओं को, जो हमारे युवा हैं, जो साथी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को आज के शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपनी पूरी कर्मठता से, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते रहें, पूरे समर्पण के साथ निभाते रहें। अगर अपने कर्तव्य को वो समर्पण के साथ निभाएंगे, जैसा कि मैंने आप खुद के बारे में सुना है, आप खुद भी एक समर्पित शिक्षक हैं,
समर्पित शिक्षक की भूमिका इस समय आपसे प्रेरित होते रहते हैं। बालिका विद्यालय में निभा रहे हो। और मैंने ये भी सुना है कि आप भी स्काउट के माध्यम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से आप सम्मानित हैं और एक ही इस हिसाब से मिलता है। निश्चित रूप से एक हमारे मार्गदर्शक तो नहीं कहना चाहिए, मैं अपना आदर्श मानता हूँ, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे राजा राम मोहन राय जी हों और चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये मेरे आदर्श हैं। कलाम साहब, उनके द्वारा जो बताए मार्ग हैं उन पर हमें चलना चाहिए। और आज के युवा निश्चित रूप से उनके सामने बेरोजगारी का संकट है, लेकिन अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी से अच्छे प्रयास करें कि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और गलत रास्ते पर जाने से बचें। मैं शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षकों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी जो शिक्षक की जो भूमिका है, वास्तव में शिक्षक की जो भूमिका है और शिक्षक के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भली भांति करें और कर्तव्य परायण से करें। एक बढ़िया शिक्षक के रूप में पेश आएँ और समाज को, जैसा समाज मानता है शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, उसी भूमिका को निभाएं। तो साथियों, आपने सुना हमारे राष्ट्रपति अवॉर्डी शारीरिक शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं श्री सुरेश गोस्वामी जी को। आपकी जीवनी वास्तव में प्रेरणादायक है और हमारे कई साथी, शिक्षक साथी, विद्यार्थी आपसे जो है प्रेरित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। एक माता पिता के लिए, एक गुरु के लिए सबसे बड़ा जो फक्र की बात होती है वो होती है कि हमारे जो वर्तमान जो युवा हैं, हमारी जो वर्तमान जो पीढ़ी है वो अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े। तो मैं ऐसी शख्सियत के साथ में आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।